एक पुराने जर्जर घर में अकेली रहती है एक बुढ़िया अम्मा। उनके पति का देहांत सालों पहले हो चुका था। अब इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं बचा। हर रोज वो नदी किनारे जाकर मछली पकड़ती और उसी से अपना गुजारा करती। उम्र ने उनके शरीर को झुका दिया था, पर पेट की भूख अभी भी उन्हें मेहनत करने पर मजबूर करती थी। हाय रे, हे भगवान, ये कमर भी ना जैसे अब हर बार उठने बैठने में टूट ही जाती है। बुढ़ापा क्या क्या दिखाएगा मुझे। नींद तो बहुत आ रही है, पर सो भी नहीं सकती। अगर दिन में सो गई तो रात को पेट की भूख कैसे सहूंगी। नहीं, उठ जा, चल अम्मा, अभी नदी जाना है। अम्मा खुद से बातें करती हुई धीरे धीरे अपने फटे कपड़े ठीक करती हैं। एक पुराना टूटा सा डिब्बा उठाती हैं जिसमें जाल रखा होता है। हाँ, हे भगवान, अब तो हाथों में ताकत भी नहीं बची, पर क्या करूं? कोई है भी तो नहीं जो मुझे रोटी दे दे। नदी ही मेरी माँ है, वही पेट भरती है। चल चल अम्मा, एक एक कदम संभाल कर चल। बूढ़ी अम्मा अपना टूटा फूटा जाल लेकर नदी की तरफ चल रही थीं। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी और रास्ते में बिखरी धूल उनके पैरों से चिपक रही थी। तभी गांव का एक आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो? फिर से मछली पकड़ने नदी की ओर? हाँ बेटा, और कर भी क्या सकती हूँ। कोई है नहीं जो मुझे बिठा कर रोटी खिला दे। अगर मेरा कोई बेटा होता तो शायद वो मुझे खिलाता, पर वही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। ऊपर वाले की मर्जी ही कुछ और थी। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। हाँ। तो आज कौन सी मछली पकड़नी है अम्मा? बड़ी और अच्छी मछलियां तो अब जाल में फंसती ही नहीं। रोज वही छोटी छोटी मछलियां हाथ में आती है, और अब उम्र भी तो हो चली है मेरी। शरीर जवाब दे रहा है। बस एक ही चिंता हर रोज सताती है, इस बुढ़ापे में मुझे कौन खिलाएगा। उसकी चिंता मत करो अम्मा, हम सब गांव वाले तुम्हारे बेटे जैसे हैं। जब तक जिंदा रहोगी हम खिलाएंगे, और जब तुम चली जाओगी तो कंधे पर उठाकर शान से विदा करेंगे। अरे करम जले, सुबह सुबह मरने की बातें करता है। अगर मैं मर गई तुझे बड़ी खुशी होगी, है ना? जा, तू मर, तेरा पूरा खानदान मरे। हाँ। आदमी ठहाका मारकर हंस पड़ा। हे ऊपर वाले, आज एक बड़ी मछली हाथ में लग जाए। हाँ, दया करो प्रभु, मुझ पर रहम करो। अम्मा जाल डालती हैं। कुछ देर बाद जाल खींचती हैं तो उसमें सिर्फ पानी और कीचड़ होता है। अरे, बड़ी मछली के लिए प्रार्थना की थी और हाथ आया ये खाली जाल। अब तो गुस्सा आ रहा है। कोई भी मछली फंस जाए, कुछ भी, ताकि मैं खाकर जिंदा रह सकूं। कई कोशिशों के बाद जाल में कुछ छोटी छोटी मछलियां फंसी। अम्मा, इन नन्ही मछलियों से काम कैसे चलेगा?
रेहू, कटला, झींगा जैसी बड़ी मछलियां भी तो पकड़नी होंगी ना। अरे बहुत बक बक मत कर बेटा, अब मेरी उम्र ही क्या रह गई है। बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। अगर मैं इस हाल में गहराई में जाऊं तो मछलियों को नहीं पकड़ूंगी, बल्कि मछलियां मुझे ही पकड़कर खा जाएंगी। हाँ 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 अम्मा, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। इन छोटी मछलियों से तुम्हें क्या दाम मिलेगा, जरा सोचो। हाँ बेटा, बड़ी और अच्छी मछलियां तो अब जाल में फंसती ही नहीं। रोज वही छोटी छोटी मछलियां हाथ में आती है। और अब उम्र भी तो हो चली है मेरी, शरीर जवाब दे रहा है। बस एक ही चिंता हर रोज सताती है, इस बुढ़ापे में मुझे कौन खिलाएगा। मछली पकड़ने की थकान और दिन भर की धूप से हार कर बूढ़ी अम्मा आखिरकार नदी किनारे लगे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पेड़ की ठंडी छाया उनके चेहरे पर पड़ती है। अम्मा धीरे धीरे अपने थैले से पुरानी पोटली निकालती हैं। उस पोटली में रखी होती है घर से बनाई हुई सूखी रोटी। अम्मा का साथ देने वाला और कोई नहीं था, बस उनका वफादार कुत्ता कालू। हे कालू, कालू, अरे बेटा, आ जा इधर, इधर आ बेटा। थोड़ी देर में झाड़ियों के पीछे से एक दुबला पतला काला कुत्ता दौड़ता हुआ आता है। उसकी पूंछ खुशी में हिल रही होती है। अम्मा उसे देखकर मुस्कुराती हैं और अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़कर आगे बढ़ाती हैं। हाँ कालू, हाँ ले रे, मामा रोटी खा। हाँ खा बेटा, पेट भर कर खा। हाँ अरे ओ खा, अच्छे से खा, भले मैं आधा खाऊं पर तू तो पूरा पेट भर के खा बेटा। हाँ हाँ देखो रे कालू, तू ही मेरा सब कुछ है अब। हाँ तू खा ले, अच्छे से खा ले, ऊपर वाला जो भी करे, पर जब तक तू है मुझे कभी अकेलापन नहीं लगेगा। हाँ इतनी बड़ी मछली कहाँ से मिलेगी तुम्हें? सुबह सुबह मेरे पति पकड़ कर लाए हैं, इसलिए बेचने चली आई हूँ। हाँ वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ओ बूढ़ी, ये छोटी मछलियाँ कैसे किलो दी? 150 रुपए किलो है बाबूजी। अरे बाप रे, इतनी महंगी? मेरे पास आओ बाबूजी, मेरे पास बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो भी बहुत सस्ती। हाँ ये अच्छा रहेगा, आज बड़ी मछली ही खरीद लेता हूँ। ये छोटी मछली खाई जाएगी क्या? छोड़ो। हाँ हाँ, तुझसे छोटी मछली खाई भी जाएगी, बुद्धू कहीं का। एक तो भगवान मेरे जाल में कभी बड़ी मछली फंसाता ही नहीं है। हाँ। बूढ़ी अम्मा की आंखों में मायूसी उतर आती है। वो सिर झुकाकर अपनी टोकरी देखती हैं। तभी एक ग्राहक उनके सामने आ खड़ा होता है। अरे दादी, इन छोटी मछलियों का भाव क्या है? 150 किलो। 140 रुपए दो तो मैं 500 ग्राम ले लूंगा। ठीक है, वही दे दो। कुछ देर बाद बाजार खाली होने लगता है। जहाँ पहले भीड़ थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरता जा रहा था। हाँ, अरे बाजार तो खाली हो गया, तो क्या आज अब और मछलियाँ नहीं बिकेंगी? अगर ये मछली नहीं बिकेंगी तो आज का खाना कैसे बनेगा? ये छोटी मछलियाँ कैसे किलो दी? 150 रुपए किलो है बाबूजी। क्या इतना महंगा कौन बेचता है? 90 रुपए में दोगी क्या? तभी तो लूंगा।
150 रुपया। हाँ, इतने कम में तो नहीं हो पाएगा बेटा, इससे ज्यादा तो मेरी मेहनत लग जाती है। देखो दादी, बाजार उठ रहा है, अब कोई नहीं खरीदेगा। जो बची है वो 90 में दे दो, समझ लो फायदा है। हाँ हाँ, ठीक है, ले लो। कम से कम आज रात कुछ तो खाने का इंतजाम होगा। हाँ। अम्मा टोकरी में बची मछलियाँ उसे सौंप देती हैं। हाथ में कुछ सिक्के आते हैं, पर आंखों में भारीपन। हाय रे ऊपर वाले, आज इतने ही पैसे मिले, इससे तो 2 मेले आलू चावल के सिवा और कुछ नहीं जुटेगा। फिर बूढ़ी अम्मा अपने लिए चावल उबालने लगती हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पास तो नमक ही नहीं है। घर में जरा भी नमक नहीं है। सिर्फ आलू और उबले हुए चावल, वो भी बिना नमक। ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो धीरे धीरे बुदबुदाती हैं, जैसे अपने पति से बातें कर रही हों। ओ जी, आप तो चले गए मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए जी? आपने मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया जी? बताओ ना। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा फिर से नदी किनारे पहुंचती हैं। हाथ में पुराना सा जाल, मन में उम्मीद आज शायद बड़ी मछली मिले। तभी पीछे से एक आदमी चिढ़ाते हुए आवाज लगाता है। अरे दादी, फिर आ गई छोटी मछलियां पकड़ने? दादी, आज से बहुत हो गया, तुम्हारे भाग्य में बड़ी मछली नहीं है। तू अपना काम कर रे करमजले, मेरे जाल में क्या फंसा है क्या नहीं, इससे तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? अम्मा फिर जाल पानी में फेंकती हैं, लेकिन जब बाहर निकालती हैं तो उसमें एक भी मछली नहीं होती। लगता है आज दादी अम्मा के जाल में एक भी छोटी मछली भी नहीं फंसेगी। अम्मा चुपचाप जाल फेंकती हैं। कुछ देर बाद जाल में अजीब सा भारीपन महसूस होता है। हे ऊपर वाले, बस एक बड़ी मछली दे दो, एक ही बड़ी मछली। अम्मा पूरा जोर लगाती हैं, मगर जाल पानी से खींचा ही नहीं जा रहा। अरे, ये तो अकेले से खींच ही नहीं सकती। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो गालियां दे रही थी मुझे। अरे, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं किया जाता बेटा। चलो इधर आ जाओ, पता नहीं ये जाल में क्या फंसा है, अकेली निकाल नहीं पा रही हूँ। लगता है कोई बड़ी लकड़ी फंस गई होगी। हो सकता है, लेकिन बेटा जरा खींच के देखो, अगर बड़ी मछली हुई तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगी। हाँ हाँ, अच्छा, आता हूँ। दोनों मिलकर जाल बाहर खींचते हैं। जाल सचमुच बहुत भारी है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी है। धीरे धीरे पानी से एक चमकदार अनोखी मछली बाहर निकलती है। हाँ, ये कौन सी मछली है हरिया? देखने से तो कोई विदेशी प्रजाति लग रही है, यहाँ तो कभी ऐसी पाई नहीं जाती। दादी, बाजार में इसकी बहुत कीमत मिलेगी, बहुत ज्यादा कीमत। हाँ बेटा, जरा इसे ऊपर उठा दो। हाँ, रुको रुको, तुम यही रुको, मैं उठा देता हूँ। हरिया जैसे ही मछली को पकड़ता है, अचानक भागने लगता है। अरे, चोर चोर चोर, मेरी मछली चुरा कर ले जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। अरे कोई पकड़ो बदमाश को, हाँ कोई पकड़ो। अम्मा की चीख सुनकर उनका कुत्ता कालू दौड़ पड़ता है, कूदकर हरिया को गिरा देता है। हाय रे, बचाओ बचाओ, इसने काट लिया, खून निकल गया। हाँ, वाह कालू वाह, बहुत अच्छा काम किया रे तूने, वाह मेरे लाल वाह। अम्मा क्या बात हो गई? विमला, देख तो सही,
मेरे जाल में ये बड़ी मछली फंसी थी। मैं अकेली निकाल नहीं पा रही थी तो मैंने इस हरिया बदमाश को बुलाया। और ये मछली चुराकर भागने लगा। शुक्र है मेरे कालू ने पकड़ लिया। छी, हरिया, ये तो बहुत ही बेशर्मी का काम है। जाकर कहीं डूब मर। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। अम्मा, जाने दो इसे। ये मछली कोई बड़ी और बहुत खास प्रजाति लग रही है। मैं मंडी में काम करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, इसकी बहुत ऊंची कीमत मिलेगी। बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों में चमक और दिल में उम्मीद लिए उस आदमी के साथ मंडी की तरफ चल पड़ती हैं, जैसे जिंदगी अचानक से बदलने वाली हो। अम्मा और बाजार अधिकारी मछली को लेकर मंडी पहुंचते हैं। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग हैरान हैं इस अजीब और विदेशी मछली को देखकर। नीलामी शुरू होती है। सुनो सुनो सुनो, ये खास मछली बिकने के लिए तैयार है। बोली शुरू होती है 500 रुपए से। 2 लाख, 2 लाख रुपए लगाए हैं। अब कोई और है? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख की बोली। कोई और है? 3 लाख रुपए। वाह, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की बोली लग गई। 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3 लाख 75,000, 3 लाख 75,000, 3 लाख 75,000 1, 3 लाख 75,000 2, 3 लाख 75,000 3। मछली बिक गई। पूरी मंडी तालियों से गूंज उठती है। बूढ़ी अम्मा की आंखों में चमक आ जाती है। दादी, अब ये मछली आपकी नहीं है, ये रहे पूरे 3,75,000 रुपए। अब आप ये मछली उस खरीदार को दे दीजिए। फिर बूढ़ी अम्मा घर जाकर अपने लिए स्वादिष्ट खाना बनाने लगती हैं। हाय रे ऊपर वाले, इतना सारा धन मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतना धन दिया। सुबह का समय गांव का एक छोटा सा घर, जिसके अंदर एक मटमैला सा बिस्तर लगा हुआ था। बिस्तर पर गीता अधमरी सी हालत में लेटी हुई थी। तभी मंगल अपना फावड़ा कंधे पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। सुनो जी, आज इतनी सुबह ही चल दिए। और क्या तुम्हारी तरह घर में बीमार पड़ा रहूं? मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं। अब तो ये दिन आ गया है कि खाना भी मुझे खुद ही बनाना पड़ रहा है। यह क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं जानबूझकर बीमार हुई हूँ? चल, अब ज्यादा जुबान मत लड़ा। मैं काम पर जा रहा हूँ और सुन, शाम को जब लौटूं तो खाना तैयार चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। मंगल बिना पीछे देखे फावड़ा उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। गीता आंखें मूंदकर आंसू पोंछ लेती है। गांव की पगडंडी पर मंगल तेज कदमों से चल रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। इस औरत को तो बस बीमार होने का बहाना चाहिए। घर का कोई काम धंधा करना नहीं, बस लेते रहना है। सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी है। वह खेत की तरफ बढ़ता है, मगर उसके चेहरे पर थकान और मन में चिड़चिड़ापन साफ झलकता है। उधर गीता बिस्तर से उठकर धीरे धीरे चूल्हे की तरफ जाती है। वह लकड़ी रखकर आग जलाने की कोशिश करती है, मगर धुएं से उसकी खांसी बढ़ जाती है। वह दीवार का सहारा लेती है और धीरे से बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरे अपने ही मुझ समझ नहीं पा रहे। काश ये समझ पाते कि बीमारी कोई सुख नहीं है। मंगल सेठ के खेत पर पहुंचता है। वहां उसका पुराना साथी गोविंद मिट्टी खोद रहा होता है। गोविंद उसे देखकर मुस्कुराता है। अरे मंगल भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए। घर पर सब कुशल है ना? कुशल कैसा होगा? औरत बीमार होकर छाती पर पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि घर का काम करूं या मजदूरी। भाई, औरत घर का स्तंभ होती है। अगर वह सच में बीमार है तो उसकी सेवा करना पति का फर्ज है।
गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे छोड़ो गोविंद, औरतें नाटक ही करती हैं। इसके बाद दोनों काम में लग जाते हैं। काम करते करते दोपहर हो जाती है। गोविंद तेजी से मिट्टी खोदता जा रहा था, जबकि मंगल थका थका सा काम कर रहा था। तभी दूर से सेठ हाथ में लाठी लिए खेत पर आता है। वह दोनों के किए गए काम को देखता है। अरे मंगल, ये क्या कर रहा है तू? देख, गोविंद ने तुझसे कितनी ज्यादा जमीन खोद दी है और तू अभी तक सिर्फ एक गट्ठा भर ही खोद पाया है। सेठ जी, क्या आपको मुझ में ही कमी दिखती है या मुझे नीचा दिखने में आपको आनंद आता है? आपने यह नहीं देखा कि मैं सुबह से बिना रुके मेहनत कर रहा हूँ। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? सुन मंगल, मैं सबको मजदूरी बराबर देता हूँ तो काम भी सबके बराबर ही लूंगा। मेहनत की गिनती बहानों से नहीं, काम से होती है, समझा? यह सुन मंगल का चेहरा लाल हो जाता है। वह फावड़ा हाथ में कसकर पकड़ लेता है और ऊंची आवाज में बोलता है, अरे ओ सेठ, तू कौन सा हमारा भला करता है? पैसों के लिए हमें महीनों तक तेरे घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी मजदूरी तो तुझ जैसे लोग डकार जाते हैं और ऊपर से हमें ही नीचा दिखाते हैं। मंगल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाए। अभी के अभी मेरे खेत से बाहर निकल जा और सुन ले, अब कभी मेरे खेत में दिखाई मत देना। मंगल गुस्से में कांपता है। वह फावड़ा कंधे पर रखकर तेज कदमों से खेत से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर अपमान और गुस्से की झलक साफ थी। गोविंद उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे मंगल भाई, गुस्से में फैसला मत ले। कम से कम अपनी रोजी रोटी तो मत खो। अब इस सेठ की गुलामी नहीं करनी मुझे। भूखा रह लूंगा, लेकिन इसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। फिर वह तेज कदमों से खेत से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह हल्की धूप आंगन में फैली थी। मंगल घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी झलक रही थी। हाथ में पुराना फावड़ा था, जिसे वह जमीन में ठोक रहा था, मानो जैसे मन का गुस्सा निकाल रहा हो। तभी दूर से गोविंद कंधे पर कुल्हाड़ी रखे आता है। अरे मंगल, क्या हुआ भाई? तू अभी तक कल वाली बात को लेकर परेशान बैठा है। क्या करूं गोविंद, घर में बीवी ने परेशान कर रखा है और बाहर यह सेठ। लगता है जिंदगी जैसे मेरे खिलाफ हो गई है। अरे तू इतना मत सोच। चल दोनों जंगल चलते हैं। लकड़ी काटकर बेचेंगे तो कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। सेठ के टुकड़ों पर क्यों जीना? ठीक कहता है तू, अब यही सहारा बचा है। दोनों उठते हैं। मंगल घर के भीतर से अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। फिर दोनों कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। गांव की पगडंडी पर दोनों साथ साथ चल रहे थे। एक ओर हरे भरे खेत, दूसरी ओर दूर तक फैला घना जंगल दिख रहा था। देख मंगल, जंगल बड़ा है। मेहनत करेंगे तो इतनी लकड़ी मिल जाएगी कि 2-3 दिन का खर्चा आसानी से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन मन भारी है। न जाने कब तक ये हालात यूं ही चलेंगे। अरे भाई, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बस मेहनत करना मत छोड़। दोनों बातें करते करते जंगल की गहराई में पहुंच जाते हैं। जंगल के भीतर दोनों पेड़ों को देख परख कर लकड़ी काटने की जगह चुनते हैं। चलो इस पेड़ से शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी काम शुरू करते हैं ताकि शाम से पहले गांव लौट सके। दोनों कुल्हाड़ी से पेड़ों की डालियां काटना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद मंगल लकड़ी काटते काटते थक कर पास बैठ जाता है। तभी उसके कानों में जंगल से अजीब सी आवाज आती है। गोविंद, तूने सुना? ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो। कौन सी आवाज? अरे ये तो जंगल है। यहाँ हवा के साथ ना जाने कैसी कैसी आवाजें आती रहती हैं। तू चिंता मत कर। मंगल और गोविंद पेड़ों की डालियां काट रहे थे। तभी पीछे से एक दुबली पतली बूढ़ी औरत आती है। उसके बाल सफेद और कपड़े फटे पुराने थे। अरे बेटा, जरा सुनो, क्या मेरे लिए भी थोड़ी लकड़ी काट दोगे? अरे बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है। इस बूढ़े शरीर में अब ताकत कहाँ बची है कि मैं लकड़ी काट सकूं? अगर तुम मेरे लिए थोड़ी लकड़ी काट दोगे तो मैं उनसे अपने लिए थोड़ा खाना बना लूंगी। तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई थी? खुद करो अपना काम। गोविंद मंगल की ओर हैरानी से देखता है। मंगल, ये तू क्या कह रहा है? सामने कोई असहाय खड़ा है और तू इस तरह बात कर रहा है। अरे गोविंद, तू नहीं जानता इन लोगों को। ये लोग हमें नौकर समझते हैं। एक बार मदद कर दे तो बार बार सिर पर चढ़ जाते हैं।
गोविंद मंगल की बात अनसुनी करके बूढ़ी औरत के पास जाता है। अम्मा, मंगल दिल का बुरा नहीं है, बस हालात ने उसे कड़वा बना दिया है। आप चिंता मत करो, मैं आपको लकड़ी काट कर दूंगा। उसके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। इसके बाद गोविंद लकड़ी काटना शुरू करता है। मंगल पास खड़ा गुस्से में देख रहा था। गोविंद, मेरे मना करने पर भी तू उस बूढ़ी औरत के लिए लकड़ी क्यों काट रहा है? अरे मंगल, तुम उस बूढ़ी औरत की उम्र नहीं देख रहे। इस उम्र में वह सब कैसे करेगी? अरे बूढ़ी है तो मर क्यों नहीं जाती? क्यों जी रही है बोझ बनकर? गोविंद उसकी बात को अनसुनाकर लकड़ी इकट्ठा करता है, फिर उठाकर बूढ़ी औरत की ओर बढ़ता है। मंगल भी नाराज होते हुए उसके पीछे पीछे चलता है। जंगल के भीतर एक छोटी सी झोपड़ी थी। बूढ़ी औरत दोनों को उस झोपड़ी के पास ले जाती है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपनापन था। बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। क्या तुम इन लकड़ियों को मेरे घर के अंदर रख दोगे? अरे तुमसे इतना भी नहीं होता। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लोगों को, भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर खूब काम करवाती हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो लोगों से उनके स्वभाव के अनुसार ही बात करती हूँ। जो जैसा होता है मैं वैसा ही बर्ताव करती हूँ। मंगल गुस्से में खड़ा था, लेकिन बूढ़ी औरत की शांत और विनम्र बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। गोविंद लकड़ियां उठाकर झोपड़ी के भीतर रखता है। तभी उसकी नजर कोने में टंगी कई पुरानी और चमचमाती कुल्हाड़ियों पर पड़ती है। उनमें से एक कुल्हाड़ी सोने जैसी दमक रही थी। अरे अम्मा, आपके पास तो इतनी सारी कुल्हाड़ियां हैं और ये तो सोने की कुल्हाड़ी लग रही है। इतना सुनते ही मंगल तुरंत भीतर आ जाता है। उसकी आंखें लालच से फैल जाती हैं। वह सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर नजर गड़ाता है और धीरे धीरे मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यह तो सचमुच सोने की कुल्हाड़ी है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अम्मा, ये इतनी सारी कुल्हाड़ी आपके पास कैसे आई? गोविंद, तुझे नहीं पता क्या यह कुल्हाड़ियां इस बूढ़ी ने तुझ जैसे लोगों को मूर्ख बनाकर ही इकट्ठी की होंगी। बूढ़ी औरत शांत भाव से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में जरा भी क्रोध नहीं था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मुझे बचपन से ही लकड़ी काटने का शौक था, इसीलिए अलग अलग जगह से कुल्हाड़ियां इकट्ठी करती रही। इसी शौक के चलते मेरे पास यह सब है। गोविंद आदर से सिर हिलाता है, जबकि मंगल अविश्वास और लालच में कुल्हाड़ियों को घूरता रहता है। एक बात और बेटा, जब कोई मुझसे कुल्हाड़ी मांगता है तो मैं उसे कुल्हाड़ी दे भी देती हूँ। मंगल यह सुनकर चौंक जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। क्या सच में अम्मा, अगर मैं मांगू तो आप मुझे कुल्हाड़ी देंगी? क्यों नहीं बेटा, जरूर दूंगी। लेकिन अम्मा, मैंने तो आपकी कोई मदद भी नहीं की, फिर भी आप मुझे कुल्हाड़ी देंगी? बेटा, हर कोई अपना अपना कर्म करता है। तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था, और जो मैं करूंगी वह मेरा कर्म होगा। यह सुन मंगल की बेचैनी और बढ़ जाती है। सोने की कुल्हाड़ी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। बूढ़ी औरत कुछ पल चुप रहती है, फिर कोमल स्वर में समझती है, बेटा, अभी तो तुम्हारे पास अपनी कुल्हाड़ी है ना? जब सचमुच तुम्हें जरूरत होगी तब यह कुल्हाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। सब कुछ समय आने पर ही मिलता है। मंगल झुंझला जाता है और मन ही मन सोचता है कि बूढ़ी उसे टाल रही है। ठीक है अम्मा, हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। इसके बाद दोनों लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। गोविंद आगे आगे चल रहा था, जबकि मंगल बार बार पीछे मुड़कर झोपड़ी की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि उसका मन वहीं सोने की कुल्हाड़ी पर अटका था। अम्मा ने कहा है कि कुल्हाड़ी दूंगी, लेकिन कब? अब मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। रात का समय मंगल अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में लालच था। अब तो मुझसे कुल्हाड़ी के बिना एक पल भी नहीं रुका जा रहा है। वो सोने की कुल्हाड़ी मुझे किसी भी तरह हासिल करनी होगी। बूढ़ी ने कहा था, समय आने पर देगी तो क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा कर दूं और उसे मूर्ख बना डालूं। तभी अचानक गीता दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसकी आंखें नींद से भरी थीं। अरे सोना नहीं है क्या? पूरी रात ऐसे ही दरवाजे पर बैठे रहोगे? घर में चैन क्यों नहीं मिलता तुम्हें? अरे तू क्यों मेरा दिमाग खराब करने चली आई? जाकर सो जा। मेरी मर्जी, मैं सोऊं या ना सोऊं। गीता गुस्से में उसका चेहरा देखती है, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है।
मंगल फिर से आसमान की ओर ताकता है और मन ही मन योजना बनाने लगता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही मंगल अपने हाथ में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल पड़ता है। उसका चेहरा दृढ़ और मन में चालाकी भरी थी। वह गोविंद के घर पहुंचकर जोर से आवाज लगाता है। गोविंद, ओ गोविंद, बाहर आ रे, तुझसे एक जरूरी काम है। गोविंद अंदर से बाहर आता है। वह अब भी कल की थकान से सुस्त दिखाई देता है। अरे मंगल, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? क्या हुआ? मंगल चालाक मुस्कान छिपाते हुए गोविंद से कहता है, अरे गोविंद, लकड़ी लेने नहीं चलना तुझे? अरे भाई रुक, पहले कुल्हाड़ी तो लेने दे। गोविंद अंदर जाकर कुल्हाड़ी लाता है। मंगल बाहर खड़ा मन ही मन मुस्कुराता है, जैसे कोई चाल दिमाग में पहले से ही पक्की कर रखी हो। आज तो मेरी योजना पूरी होगी, बस एक धक्का चाहिए किस्मत को। इसके बाद दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। हवा पेड़ों से टकराकर सरसराहट कर रही थी। गोविंद थोड़ा धीमा चलता है, जबकि मंगल तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। अरे भाई मंगल, थोड़ा धीरे चल, इतनी जल्दी कहाँ की है? अरे भाई, घर में और भी काम है, समय बर्बाद करने से क्या मिलेगा? दोनों जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटना शुरू करते हैं। कुल्हाड़ियों की थक ठक की आवाज जंगल में गूंजती है। मंगल मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी योजना को अंजाम देने का मौका ढूंढता है। अचानक वह अपनी कुल्हाड़ी गोविंद की कुल्हाड़ी से टकरा देता है और अगले ही पल दोनों कुल्हाड़ियां बीच से टूट जाती हैं। अरे गोविंद, क्या तू आंखें मूंद करके कुल्हाड़ी चला रहा है? देख, दोनों की कुल्हाड़ियां टूट गईं। अरे ये क्या हो गया? मैं तो सावधानी से ही कुल्हाड़ी चला रहा था। ओ अच्छा, तू सावधानी से कुल्हाड़ी चला रहा था। यह सब तेरी गलती है। अब देख, हमारे पास काम करने लायक कुल्हाड़ी ही नहीं बची। गोविंद चिंतित खड़ा था, जबकि मंगल के चेहरे पर गुस्से के पीछे छिपा चालाकी का भाव चमक रहा था। दोनों की टूटी कुल्हाड़ियां जमीन पर पड़ी थी। अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा? कैसे मेरे घर का गुजारा होगा? सब बर्बाद हो गया। गुस्सा मत कर मंगल, मैं मजदूरी करके तेरे लिए एक नई कुल्हाड़ी ले दूंगा। हाँ हाँ, तू तो अपने आप को बड़ा दानवीर समझता है। लगता है जैसे दुनिया का सारा भार तेरे कंधों पर है। तभी दूर खद्दी बूढ़ी दोनों को झगड़ता देख उनके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? देखो ना अम्मा, इसने जानबूझकर मेरी कुल्हाड़ी तोड़ दी। नहीं अम्मा, मैंने तो कुल्हाड़ी सावधानी से चलाई थी, धोखे से टकरा गई। तुम दोनों इस प्रकार झगड़ो मत। आओ, मेरे साथ आओ। बूढ़ी दोनों को अपने साथ झोपड़ी में ले जाती है। झोपड़ी के अंदर दीवार पर टंगी अलग अलग कुल्हाड़ियां चमक रही थीं। सुनो बेटा, लो, चुन लो, कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए? मंगल की आंखें सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा लालच से चमक उठता है। अम्मा, मुझे तो वो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए, वही चाहिए बस। ठीक है बेटा, जाओ ले लो। मंगल सोने की कुल्हाड़ी उठाकर अपनी आंखों में चमक भर लेता है। बेटा गोविंद, तुम भी एक कुल्हाड़ी ले लो। नहीं अम्मा, मेरे पास अभी एक और कुल्हाड़ी है, मुझे जरूरत नहीं। बेटा, मेरी मर्जी से तुम भी एक कुल्हाड़ी ले जा सकते हो, यह मेरा आशीर्वाद होगा। गोविंद विनम्रता से सिर झुकाता है और एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। मंगल जल्दी से बाहर निकलता है, जैसे उसे अब कोई और बात सुनने की फुर्सत नहीं। दोनों बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर घर की ओर लौटते हैं। मंगल के चेहरे पर उत्साह और आंखों में लालच तैर रहा था। अब मैं इस सोने की कुल्हाड़ी को बेच दूंगा, इससे मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोनों गांव पहुंचते हैं। मंगल दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है। अंदर घुसते ही वह सोने की कुल्हाड़ी को कोने में रख देता है। अब तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल वह सोने की कुल्हाड़ी धीरे धीरे चमक होने लगती है और देखते ही देखते वो कुल्हाड़ी पूरी तरह गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? भला ये कुल्हाड़ी कहाँ गायब हो गई? उस बुढ़िया ने मुझे धोखा दिए, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मंगल गुस्से में ओस बुढ़िया की ओर जाने लगा। हर बराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। यह सब उस बुड्ढी का किया धरा है, उसी ने मेरे साथ यह सब किया है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मंगल घायल तेजी से जंगल की ओर दौड़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत झलकती है। जहां भी मिलेगी आज उस बुड्ढी को सबक सिखाऊंगा।
वह जैसे ही जंगल में झोपड़ी वाली जगह पर पहुंचता है तो वहां से झोपड़ी गायब होती है। चारों ओर बस पेड़ों की सरसराहट थी। अरे ये झोपड़ी कहाँ गई और वो बुढ़ी कहाँ गई? अरे ओ गई, सामने आ। तूने मेरे साथ ये क्या किया? वह जोर जोर से चिल्लाता है और फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आती है। क्या हुआ मंगल, मुझे ढूंढ रहे हो? मंगल पलट कर देखता है। बूढ़ी औरत शांत खधी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सोने की कुल्हाड़ी मांगी थी और तुमने मुझे वो छीन ली। नहीं मंगल, यह मैंने नहीं किया। यह सब तेरे कर्मों का फल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तो क्या गोविंद को उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, गोविंद को भी उसका फल मिल चुका है। गोविंद अपने घर पहुंचता है। वह साधारण लोहे की कुल्हाड़ी दीवार के पास रख देता है। अगले ही पल कुल्हाड़ी चमकने लगती है और ढेर सारे सोने चांदी के गहनों में बदल जाती है। गोविंद की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। अरे ये क्या, इतना सारा सोना? मुझे लगता है ये सब उन अम्मा का आशीर्वाद है।